हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हम एमपीपीएससी का जो न्यू सिलेबस है उसमें पेपर सेकंड का फर्स्ट पार्ट में पॉलिटी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। इसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है। हम पूरा सारा सिलेबस डिटेल में कर रहे हैं। आई होप आपकी हेल्प हो रही है क्योंकि मैं पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ा रही हूँ, एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़वा रही हूँ। पॉलिटी वाले जितने भी टॉपिक हैं और उसके अलावा भी जितने साथ साथ में टॉपिक आएंगे, यदि वो पॉलिटी के नहीं भी हैं तो भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो आपका कवर करवा दूं। वैसे यहाँ मैंने सिर्फ पॉलिटी वाले का कहा है कि मैं आपका पॉलिटी वाला सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन यदि पॉलिटी के साथ साथ कोई अदर टॉपिक भी आता है तो यदि मुझे लगेगा कि वहां मैं इसको कवर करवा सकती हूँ तो मैं वो भी करवा दूंगी। ठीक है, तो हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है और यूनिट फर्स्ट में जो है हमारा पहला टॉपिक था भारतीय संविधान निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा और प्रमुख संशोधन। तो वो हमने बहुत अच्छे से किया है। मेरे हाथ में सिलेबस है, आप सब भी सिलेबस सामने रखिए। दूसरा टॉपिक था वैचारिक तत्व, जिसमें था उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो वहां से जो जो भी संभावित क्वेश्चन थे हमने सब कवर किए हैं। अब तीसरा टॉपिक है हमारा फर्स्ट यूनिट में और ये आखिरी टॉपिक होगा हमारा। इसमें है संघवाद। संघवाद में केंद्र राज्य संबंध पूछा है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत और जनहित याचिका। ये टॉपिक है हमारे तीसरे टॉपिक के अंदर। ठीक है, यहाँ से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनहित याचिका, लोक अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियां, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। केंद्र राज्य संबंध से भी क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो हम देख लेंगे कि इसमें हमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध है क्या, तो पहले हम वो समझ लेते हैं थोड़ा सा और फिर देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। थोड़ा सा पहले आप समझ लो, फिर क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हैं और केंद्र राज्य संबंध हम कितने भागों में बांटते हैं हम वो देख रहे हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों का वर्गीकरण, मतलब मैंने केंद्र राज्य संबंधों को किन किन आधारों पर बांटा जाता है मैंने वो लिखा है। तो पहला है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहां से, तो 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना कम है। यदि हो सकता है यहां से जो अनुच्छेद आएंगे इनमें हो सकता है एक आध अनुच्छेद आपसे यहां से पूछ लिया जाए। वैसे यहां से 3 नंबर के क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है, लेकिन 5 नंबर के और 11 नंबर के यानी 50 शब्द के और 200 शब्द के क्वेश्चन बनने की संभावना 100% है। यहां से इस मेंस में नहीं तो अगले किसी मेंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से करिए। चलिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां से 50 शब्द में बन सकता है और 200 शब्द में भी बन सकता है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है और 11 नंबर का भी। तो देखो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हम यहाँ पे हर इस टॉपिक को 200 शब्द में कवर करेंगे, क्योंकि यदि आपके पास मटेरियल होगा तो आप शॉर्ट तो कर ही लोगे, उसको संक्षिप्त तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले विधायी संबंध देखेंगे केंद्र राज्य के, दूसरा हम प्रशासनिक संबंध देखेंगे, ठीक वही कि 50 शब्द में भी और 200 शब्द में इसको भी तैयार करना, और वित्तीय संबंधों को भी 50 शब्द और 200 शब्द में तैयार रखना। हम हर एक टॉपिक को 200 शब्द में करेंगे, आप इसे शॉर्ट करके 50 शब्द के हिसाब से भी तैयार कर लेना। ठीक है, मेरी कोशिश तो यहाँ हर कुछ बताने की रहेगी, तो हो सकता है शब्द सीमा थोड़ी ऊपर हो जाए, क्योंकि मैं तो टॉपिक के हिसाब से आपको हर इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी ना। आप उसे 200 शब्द में कंप्रेस करना है, यदि वो 200 शब्द से ज्यादा हो जाता है तो आप उसे 200 शब्द में समेट के रखना। ठीक है, यदि आपकी हैंडराइटिंग बड़ी बड़ी है या किसी की छोटी छोटी होती है तो उसके ज्यादा वर्ड आ जाएंगे 2 पेज में, क्योंकि 200 शब्द में वहां आपको 2 पेज ही मिलेंगे।
ठीक है, अब पीएससी ने निर्धारित कर दिया है हर क्वेश्चन के लिए पेज पहले से निश्चित होके आते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिखा होता है। ठीक है, तो अब आप वहां ऐसा नहीं कर सकते कि आप 200 शब्द का आप 250 शब्द में भी हो जाए तो चलेगा। ठीक है, और वैसे भी वो आपको ही लॉस है क्योंकि वहां आपका वो टाइम खा जाएंगे। ठीक है, अच्छा पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए कि क्वेश्चन इसमें किस तरह के बन सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहला कि केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। तो केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन हम कैसे करेंगे कि हम केंद्र राज्य संबंधों को तीन प्रकार से बांट सकते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ये पूरा भी आपको 200 शब्द के हिसाब से तैयार करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपना कैसे बन सकता है कि केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये इसमें ये तीनों ही लिखने हैं, विधायी संबंध भी, प्रशासनिक संबंध भी और वित्तीय संबंध भी। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंधों का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध बताइए या टिप्पणी कीजिए, जो भी आ जाए। एक आ सकता है कि केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध बताइए। तो एक ही क्वेश्चन में से या एक ही टॉपिक में से हमारे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, मतलब एक तो ये पूरा ही आ सकता है कि केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन करो, तो आप उसे 3 भागों में बांट के बता दोगे, इससे आपका आंसर इफेक्टिव भी लगेगा। ठीक है, वैसे तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि ये संबंध है, ये संबंध है, लेकिन वहां आंसर आपका इफेक्टिव नहीं होगा। आप इस तरह से बांट के उन्हें अलग अलग पॉइंट में लिखोगे तो आपका आंसर कैसा, आपका आंसर बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से ही लिखना। एक आपका हो सकता है अकेला विधायी संबंध पूछ ले, एक आपका अकेला प्रशासनिक संबंध पूछ सकता है, एक आपका अकेला वित्तीय संबंध पूछ सकता है। तो क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, पहले जब कोई भी टॉपिक चल रहा है वहां से मैं कोई क्वेश्चन बता रही हूँ तो आप फर्स्ट पेज पे ही उसके सारे क्वेश्चन लिख लिया करिए। क्या होगा कि वो जब आप सेल्फ आंसर राइटिंग करोगे तो तब आपके काम आएंगे। ठीक है, तो जाहिर है उन क्वेश्चनों को तैयार करो ना जिनकी आने की संभावना ज्यादा है। अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पहले हम विधायी संबंध देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ है केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध। तो हम पहले से बता देते हैं कि संविधान में इसकी व्यवस्था कहां पे की गई है। संविधान का भाग 11 में आर्टिकल अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध बताए गए हैं। ठीक है, तो मतलब संविधान में इसकी भी व्यवस्था है। तो यहां से भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वो हम देख लेंगे, हो सकता है वो आपसे 3 नंबर में यहां से पूछ ले, संभावना थोड़ी कमी है लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो आप आर्टिकल याद रखिए। 3 नंबर के और किसी भी तरह इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना इस टॉपिक से बहुत कम है। हो सकता है कोई अनुच्छेद ही भले पूछ ले, तो यदि आपको कोई अनुच्छेद याद रहता है तो अच्छी बात है, बाकी 3 नंबर में यहां से बनने की संभावना बहुत कम है। तो आर्टिकल संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक आपके केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध की बात करते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ यही अनुच्छेद विधायी संबंध की बात करते हैं, कुछ और अनुच्छेद भी हैं जहां पे विधायी संबंधों की बात करी गई है, मतलब केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंध होते हैं। तो वो जैसे जैसे आते जाएंगे वहां हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो एक प्रस्तावना लिखने के लिए यदि आप विधायी संबंध लिख रहे हैं तो एक प्रस्तावना लिखने के लिए ये 2-3 लाइन आराम से हो जाएंगी। जैसे मान लो विधायी संबंध 200 शब्द में आया है ना, तो आप वहां पे एक प्रस्तावना जोड़ोगे तो आप लिख सकते हो कि संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक तथा संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेदों में केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है, 3 लाइन आपकी हो जाएंगी। चलिए अब विधायी संबंध है कैसे, तो हम वो देखते हैं। तो ये विधायी संबंधों को भी 4 आधारों पर बांटा गया है।
4 प्रकार से इनको बांटा गया है। क्योंकि बोर्ड छोटा है तो हम एक एक करके यहां पे देखेंगे। पहले चारों देख लेते हैं कि कौन कौन से 4 आधारों पर इनको बांटा है। केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध, हम विधायी संबंध देख रहे हैं। इनको भी 4 प्रकार से बांटा है। केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों को भी 4 प्रकार से बांटा है या 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? संसद व राज्य विधानमंडलों के सीमांत क्षेत्र। ये क्या है, ये अभी समझ में आ जाएगा। पहले आप इतना नोट कर लेना कि ये 4 प्रकार से कौन से 4 प्रकार से बांटा है। ठीक है, तो संसद व राज्य विधानमंडलों के सीमांत क्षेत्र। दूसरा है, अब ये का खा गा घा मैंने क्यों डाले हैं वो आप समझ जाओगे, क्योंकि कभी हमें आगे 1 2 3 के रूप में भी पॉइंट यूज करना है। तो जो आपको अच्छा लगे, ABCD का खा गा, जो आपको अच्छा लगे आप पॉइंट बना लेना। मैंने का खा गा के रूप में बना लिया है। दूसरा है विधायी विषयों का बंटवारा। ठीक है। तीसरा है राज्य क्षेत्र में संसदीय कानून। फोर्थ है राज्य विधानमंडलों पर केंद्र का नियंत्रण। राज्य के जो विधानमंडल है, मतलब कहीं कहीं सिर्फ विधानसभा है और कहीं कहीं विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, इसलिए हमने विधानमंडल शब्द यूज किया है। क्योंकि कहीं कहीं विधान परिषद भी है, तो इसलिए दोनों को जब मिला के शब्द कहा जाता है तो विधानमंडल आ जाता है ना। तो अकेले हम विधानसभा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वहां पे विधानमंडलों पर किसका नियंत्रण रहता है? केंद्र का नियंत्रण। वो नियंत्रण कैसे रहेगा वो अभी अपन को पता चल जाएगा। ये चारों पॉइंट आप लिख लीजिए। ठीक है, ओके। अब इन 4 प्रकारों में से हम पहले का वाला देख रहे हैं। अब अपन देखते हैं पहला। ठीक है, पहला क्या है हमारा? संसद और राज्य विधानमंडलों के सीमांत क्षेत्र। इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 245 क्या कहता है के अनुसार अनुच्छेद 245 क्या कहता है कि संसद जो है, हमने क्या बोला? संसद और राज्य विधानमंडलों के सीमांत क्षेत्र। तो संसद जो है, अनुच्छेद 245 कहता है कि संसद जो है वो भारत के पूरे राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, बनाती है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। प्री पढ़ के आए हो आप और नहीं भी पढ़ा है तो संसद पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए कानून बनाती है। तो उसका सीमांत क्षेत्र क्या है? भारत का पूरा राज्य क्षेत्र। ये समझाने के लिए इसमें लिखना क्या है मैं अभी बता रही हूं। अब यहाँ है शब्द है राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडलों का सीमांत क्षेत्र क्या हो गया कि वो सिर्फ अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं मध्य प्रदेश की सरकार राजस्थान के लिए कानून बना दे, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो यहाँ यही कहा गया है। तो अनुच्छेद 245 के अनुसार क्या है, लिख देती हूँ, नोट कर लेना। ये नोट कर लीजिए कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, जबकि राज्य विधानमंडल केवल अपने राज्य के लिए कानून बनाएंगे। ठीक है, यही हमने कहा था और यही अनुच्छेद 245 कहता है। तो आपको अनुच्छेद 245 भी याद हो गया और इसका मतलब क्या है वो हमने समझा ही दिया है कि संसद का सीमांत क्षेत्र मतलब पूरा भारत का राज्य क्षेत्र, राज्य विधानमंडलों का सीमांत क्षेत्र यानी उनका राज्य। तो ये पहला पॉइंट हमसे यही कह रहा था। वीडियो पॉज करिए, ये लिख लेना। अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, इसको मैं यहां से पूरा मिटा देती हूं, ये आपको समझ में सब आ रहा होगा। आप अपने रजिस्टर में साथ में नोट करते जाइए, जिससे आपको एक क्रम पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए मैं यहां से मिटा रही हूं। ठीक है, विधायी विषयों को हमने 4 भागों में बांटा है। उसमें हमारा दूसरा पॉइंट क्या था कि विधायी विषयों का बंटवारा, है ना, विधायी विषयों। तो विधायी विषयों का बंटवारा कैसे किया गया है कि अनुच्छेद 246
इसमें क्या कहा गया है कि 7वीं अनुसूची जो थी, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों को या विषय वस्तु को 3 सूचियों में बांटा है। अनुच्छेद 246 क्या कहता है कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विषय वस्तु को 3 सूचियों में बांटा है। अब वो 3 सूचियां कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। आप इतना लिखना और फिर उसके बाद वो 3 सूचियां कौन सी हैं, ये शायद नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैंने मिटा दिया है। वो 3 सूची हैं संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ये अनुसूचियां हमने पढ़ी नहीं है क्योंकि हमारे इसके सिलेबस में थी नहीं, लेकिन ये प्री में तो आपने सबने पढ़ी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि मेंस में भी 3 नंबर में कोई सी अनुसूची लिखने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं। किसी दिन समय मिलेगा तो मैं आपको करवा दूंगी यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यदि सादा भाषा में मैं बताऊं तो सरकार के जितने भी कानून बनाने के जितने भी विषय हैं उन्हें 3 सूचियों में रख दिया गया है, और जो बचे हुए विषय हैं उन्हें कहा जाता है अपशिष्ट विषय, और उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है, जो हमसे अनुच्छेद 248 कह रहा है। इसमें अपशिष्ट विषय हैं। तो हमने देखा विधायी विषयों का बंटवारा। विधायी विषयों का बंटवारा कैसे किया गया है? आर्टिकल 246 के तहत 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और जो बचे हुए विषय हैं उन्हें बोला जाता है अपशिष्ट विषय, और उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद की होती है, ठीक है। अब यहां हम इन सूचियों की बात करते हैं। 3 सूचियों में बांटा है। संघ सूची जिस पर संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची जिस पर राज्य विधानमंडल यानी राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची जिस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो क्लियर है कि भाई संघ सूची में संसद कानून बनाएगी, लेकिन यदि आप प्री पढ़ के आए हैं तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूं। लेकिन कोई यदि ऐसा व्यक्ति वीडियो देख रहा है जिसे ये नहीं पता कि सूचियां क्या होती हैं, तो हमारे चूंकि टॉपिक में नहीं थी इसलिए हमने वो छोड़ दी है, पढ़ाई नहीं है। किसी दिन समय मिलेगा तो मैं आपको जरूर पढ़ाती। यहां अभी के लिए आप क्लियर कर लो कि क्या कह रही हूं मैं। तो संघ सूची और राज्य सूची तो क्लियर है। समवर्ती सूची में मतलब मान लो कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है? वन, फॉरेस्ट। तो उस पे यदि कानून संसद भी बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी। अब संसद अपने कानून भारत के बाहर तो लागू करने जाएगी नहीं, भारत में ही करेगी ना। मतलब मान लो कि वन जो था, मध्य प्रदेश के वन थे, उन पर कानून संसद ने भी बना दिया और हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा ने भी बना दिया, तो फिर दो कानून तो लागू होंगे नहीं। तो इसलिए फिर कानून किसका लागू होता है? संसद का, ठीक है। मतलब संसद का यानी केंद्र का कानून प्रभावी होता है यदि समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं तो। और यदि कोई एक बनाता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये था, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट था, विधायी विषयों का बंटवारा, जिसमें 2 तरह से बंटवारा किया गया है। आर्टिकल 246 के तहत 3 सूचियों में बांटे हैं विषय, और आर्टिकल 248 के तहत अपशिष्ट विषय हैं जिन पर कानून संसद बना सकती है। तो ये आप वहां पे इस तरह से ही प्रेजेंट कर दोगे तो अभी आपकी बात पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या था उस पर बढ़ते हैं।
तीसरा पॉइंट अपना था यानी गा, राज्य क्षेत्र में संसदीय कानून। ये क्या है? तो पॉइंट देख के आप समझ रहे होंगे कि अभी तो आपने बताया था कि राज्य सूची के विषय पे, मतलब राज्य सूची में जो विषय होंगे उन पर राज्य विधान मंडल कानून बनाएगा, संघ सूची वाले पे संसद बनाएगी और समवर्ती सूची वाले पे दोनों बनाएंगे। यदि दोनों बनाते हैं तो फिर केंद्र का कानून प्रभावी होता है, और अपशिष्ट विषय पे तो संसद बना ही रही थी, ये हमें पता था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन पर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, और वो कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं। मतलब सामान्य परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून नहीं बना सकती, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं उन पर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, और वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं तो वो देखते हैं। तो ऐसी 5 परिस्थितियां होती हैं जब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। कितनी परिस्थितियां होती हैं? 5 परिस्थिति। तो ये 5 परिस्थितियां कौन सी होंगी? पहली है यदि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा पता है ना, यदि राज्यसभा संकल्प पारित कर कोई राष्ट्रीय महत्व के विषय पर यानी मामले पर या विषय पर विधि बनाने की शक्ति दे। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 249 यानी 249 कहता है कि यदि कोई ऐसा मामला या ऐसा विषय जिस पर राज्यसभा संकल्प पार, भाई ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है कि राज्यसभा संकल्प पारित कर दे कि कोई राष्ट्रीय महत्व का ऐसा विषय है जिस पर संसद को कानून बनाना चाहिए राज्य विधानमंडल की जगह, तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा की ये विशेष शक्ति है और ये संकल्प पारित करती है अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से। ठीक है, तो आर्टिकल 249 आता रहता है, तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखना, क्योंकि राज्यसभा को विशेष शक्ति दी है ना, क्योंकि वैसे ही राज्यसभा को बहुत कम शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, तो कुछ शक्तियां राज्यसभा की विशेष शक्ति हैं, तो इसलिए आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, पहली परिस्थिति हमने देख ली 5 में से कि कौन सी थी, है ना। अब आगे की परिस्थिति देखते हैं जिसमें राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। दूसरी परिस्थिति है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। ये आर्टिकल 250 कहता है हमसे, ठीक है, कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है आर्टिकल 250 के तहत। लेकिन आप लोग, अब बहुत से लोग कहेंगे कि आर्टिकल 250 क्यों लिखा है? आपातकाल तो काय में लगता है? 352 में। राष्ट्रपति घोषणा आर्टिकल 352 के तहत करते हैं आपातकाल की, लेकिन आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को कौन सा आर्टिकल देता है? 250। ठीक है, तो ये हमारी 5 परिस्थितियों में से दूसरी हो गई कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी क्या कर सकती है? संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। तीसरा क्या है? तीसरी है 2 या 2 से अधिक राज्य
ऐसा अनुरोध करें। ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 252। ठीक है, तो हमारे आर्टिकल कवर होते जा रहे हैं ना भाई। आप लिख सकते हो ना कि आर्टिकल 252 लिखने आए तो आप लिख सकते हो। आर्टिकल 252 यानी 252 के अनुसार दो या अधिक राज्य अनुरोध करें तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। हालांकि ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये तीसरी परिस्थिति हो गई, जब दो या दो से अधिक राज्य, भाई मान लो कोई कानून बनाना है और दोनों राज्यों में विवाद हो रहा है कि मैं बनाऊं इसके लिए कि तुम बनाओ, तो वो क्या करेंगे, संसद से अनुरोध करेंगे कि भाई आप हमारे लिए ऐसा कानून बना दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ परिस्थिति कौन सी है कि अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए। अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये कहता है आर्टिकल 253 कि अंतरराष्ट्रीय संधि वगैरह जो भी होंगी, यदि उन्हें किसी राज्य में लागू करना है तो उनके लिए संसद कानून बना सकती है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 253 कह रहा है हमसे। 5 परिस्थिति थी, 4 हो गई, 5वीं कौन सी है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। तो ये कहता है आर्टिकल 356। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा जब मैंने आपसे कहा था ना कि आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक तो विधायी संबंध है ही, और कुछ और अनुच्छेदों में भी विधायी संबंध है केंद्र और राज्य के बीच। तो अब ये आर्टिकल जो एक्स्ट्रा आते चलेंगे उसमें आप समझ जाना, वो बात आप समझ गए होंगे। तो आर्टिकल 356 क्या है? सबको पता होगा, राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। ठीक है, तो इसे यदि हम राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यदि हम सादा भाषा में कहें तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये हमारी 5 परिस्थितियां हो गई कि कौन कौन सी स्थिति में राज्य क्षेत्र में संसदीय कानून होते हैं। तो ये हमारी 5 परिस्थितियां हो गई। पहली हमने देखी कि यदि राज्यसभा संकल्प पारित कर दे, दूसरी हमने देखी कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई हो, तीसरा हमने क्या कहा कि 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध कर लें, है ना, चौथा हमने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करना हो, और 5वां हमने कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगा हो, यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। ठीक है, 5 परिस्थितियां हो गई। अब हमारा विधायी संबंधों में एक पॉइंट और बचा है, कौन सा था? राज्य विधानमंडलों पर केंद्र का नियंत्रण। मतलब ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब राज्य के विधानमंडलों पर केंद्र का नियंत्रण रहता है। तो अगला पॉइंट हमारा है राज्य विधानमंडलों पर केंद्र का नियंत्रण। तो कौन कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिनमें राज्य विधानमंडलों पर केंद्र का नियंत्रण होता है, तो हम वो और देख लेते हैं। देखो, पॉइंट हमारा है राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। तो उसमें पहला पॉइंट हमारा क्या है कि राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए आरक्षित रख सकता है। ये आर्टिकल 201 कहता है हमसे। होता क्या है कि राज्य विधानमंडल कोई भी कानून पारित करता है, कोई भी विधेयक पारित करता है,
तो वो कानून कब बनेगा, यानी वो अधिनियम का रूप कब लेगा, जब राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन राज्यपाल कुछ विषयों के विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए संरक्षित रख सकता है। तो राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर काम करता है, केंद्र सरकार की पे। तो और विधेयक कौन पारित कर रहा है, राज्य विधानमंडल, है ना। राष्ट्रपति केंद्र की सिफारिश पे काम कर रहा है और विधेयक कौन पारित कर रहे हैं, राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण हुआ ना, ठीक है। तो ये था। अगला देखते हैं कि अगला कौन सी स्थिति में केंद्र का नियंत्रण रहता है राज्य विधानमंडल पर। दूसरी स्थिति होती है कि राज्य सूची के कुछ मामले या कुछ विषय, है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो राज्य सूची के कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जा सकता है। जैसे व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई विधेयक। क्या कहा है हमने कि राज्य सूची के कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, ठीक है। कौन से विधेयक होते हैं वे, तो व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई विधेयक। हमारे यहां भारत में हमने खुली अर्थव्यवस्था अपनाई है, तो केंद्र भारत के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र में ही व्यापार करेगा ना, कहीं वो अपने अलग से दिल्ली में जाके व्यापार तो अकेला कर नहीं लेगा, ठीक है ना। अब कोई राज्य अपने यहां व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर रोक लगा दे, तो मतलब मान लो या तो विदेश से व्यापार करने पर रोक लगा दे, या कहां से करने पे, किसी दूसरे राज्य से व्यापार वाणिज्य करने पर रोक लगा दे, तो ये राज्य सूची का विषय तो है, लेकिन इससे इफेक्ट तो पूरा देश हो रहा है ना। तो इसलिए केंद्र क्या करता है, केंद्र की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, मतलब केंद्र की अनुमति, क्योंकि राष्ट्रपति तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर काम करेगा, तो केंद्र की अनुमति यानी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आप ऐसा किसी प्रतिबंध लगाने वाला, व्यापार पे प्रतिबंध लगाने वाला यदि कोई भी विधेयक आप ला रहे हो, तो आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हुआ ये राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। एक और स्थिति होती है ऐसी जहां पे राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण रहता है, और वो कौन सी होती है, तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक। धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल में सुरक्षित रखने के निर्देश दे सकते हैं।
मतलब जब वित्तीय आपातकाल लगा हो भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में, तो यदि राज्य विधानमंडल कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक पारित कर रहा है तो उस पर वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसे रोकने का निर्देश दे सकते हैं। और वही सेम चीज है कि राष्ट्रपति दे रहा है मतलब केंद्र की सिफारिश पर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज, तो ये हमने देख लिया कि राज्य विधानमंडलों पर केंद्र का नियंत्रण किस किस प्रकार से रहता है। तो ये हमारे केंद्र और राज्य के विधायी संबंध हो गए। यदि ये 200 शब्द से ज्यादा का हो गया हो तो आप इसे संक्षिप्त कर लेना और 50 शब्द के हिसाब से भी तैयार कर लेना, ठीक है। मुझे यहाँ हर एक चीज बतानी थी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो मैंने हर एक चीज बताई है। आप इन्हें संक्षिप्त करके 200 शब्द में कर लेना। अब हमारे प्रशासनिक संबंध बचे हैं और हमारे वित्तीय संबंध बचे हैं, वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि ये वीडियो ही बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताना था तो ये वीडियो ही बहुत लंबा हो गया है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, अलग अलग वीडियो रख लेते हैं, मतलब पार्ट में वीडियो रख लेते हैं इस आंसर का। अच्छा, मेरे पास ना कुछ मैसेजेस आए थे, कोई कह रहा था कि मैम आप लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहे हैं, और आप क्यों ऐसे प्रॉपर मतलब जो पहले का जो मार्कर और बोर्ड पे आप पढ़ा रहे हो। तो उनके लिए मेरा आंसर है कि होता क्या है कि आप मेंस के हो तो आप लिखने में कंजूसी नहीं कर सकते, है ना। तो मैं भी मेंस देती हूँ और अच्छा है, मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। ये है कि भाई डिजिटल बोर्ड में फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती, और यदि अफोर्ड कर भी पाऊं तो मैं इतने तामझाम फिलहाल जोड़ना भी नहीं चाहती। आप मेंस के होके आप लिखने में कंजूसी मत करो, अच्छी बात है ना। आपके पास मैं आपको पीडीएफ दे दूं, यहाँ भी मैं पीडीएफ से क्या क्या लिखा है पढ़ा के चली जाऊं। मुझे ऐसा लगता है ऐसे लिखते लिखते में मुझे एक्स्ट्रा चीजें भी जो याद आती जाती हैं, तो मैं ऐसे समझ के कि हो सकता है किसी ने प्री नहीं पढ़ा हो, वो मेंस से स्टार्ट कर रहा हो, तो मैं इस तरह से उसको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो यदि आपकी हेल्प हो रही है तो मेरे लिए उतना काफी है। मुझे जितना आता है मैं शेयर कर रही हूँ, एक मेरी शुरुआत भी हो गई, मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है, आप तक भी चीजें पहुंच रही हैं, तो अच्छी बात है। और लिखने में मत कंजूसी करा करो यार, मेंस देना है, आप पीएससी पढ़ रहे हो, कि इस पे मेरा भी काम चल रहा है, आपका भी काम चल रहा है, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। और ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे क्या हो कि आपके पास नया वीडियो जब भी आए तो आपको अपडेट मिल जाए। अच्छा, मैं 2 दिन छोड़ के वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, तो आप कोई दूसरा सब्जेक्ट जहां से भी आप पढ़ रहे हो आप उनको भी लेते चलो। तो मुझे पॉलिटी पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, सबको ही लगती होगी, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं इसी को पढ़ा रही हूँ। तो ये आपको कहीं और से करने की जरूरत नहीं होगी। पॉलिटी वाले जितने भी टॉपिक होंगे, जिस तरह से भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच।